विशद करावी। कालपासनं उपोषण सुरू झालेलं आहे, उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे। आदरणीय बच्चूभाऊ कडू। काय लाऊडस्पीकर होते। भारत मातेला विनम्र अभिवादन करतो। राकेश भाई तिकीटसाठी एकदा जोरानं टाळ्या वाजवा। आप दिल्ली से यहाँ आए हो और इस आंदोलन को और बहुत मजबूत बनाया है। आप आने से ही उसको मजबूती आ गई है, इसलिए मैं आपका आभार मानता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। मुझे मालूम है कि राकेश भैया टिकैत जी और महेश भैया टिकैत जी, उन्होंने कहा था कि ये किसान तेरी एक नज़र तेरे हल पे रख और दूसरे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पे रख। बहुत लंबा विचार करने वाली पार्टी है, परिवार है। कुछ लोग आमदार के बाद उसका बेटा आमदार होता है, उसका और बेटा आमदार होता है, लेकिन ये भारत के ऐसे परिवार है जो किसान के लिए जाने के बाद भी, महेंद्र सिंह के बाद भी राकेश जी टिकैत भैया पूरे देश के किसान के लिए एक आंदोलन, एक सच्चा नेता ही पूरे भारतवर्ष को दिया है। अभी हमारे नलौड़ी साहब ने जो कहा कि कुछ बातें ना करें, लेकिन हम दिव्यांग का आंदोलन चला रहे थे, 20 साल से उसको चलाया। कम से कम जिसको पैर नहीं, हाथ नहीं, आँख नहीं, जो सुन नहीं सकता, उनके लिए मैंने 20 साल काम 200 गुने दाखिल कर दिए। और फिर इन लोगों को न्याय मिलने के लिए हमने पहली मांग रखी थी, दिव्यांग मंत्रालय निर्माण होना चाहिए। और जब सरकार बदली तब उन्होंने कहा कि पहले 15 दिन के अंदर हम दिव्यांग मंत्रालय देंगे। मैंने सोचा हम बदलाव जरूर होंगे, लेकिन हमारी मांग अगर आने वाली सरकार करती है तो क्यों ना थोड़ा उनके लिए अपन ने हाँ करना चाहिए। और हमने हाँ किया और दिव्यांग मंत्रालय देश के अंदर पहली बार स्थापित महाराष्ट्र में हुआ। हमने खुद के लिए नहीं किया है, हमने खुद के लिए सोचा भी नहीं उसके बारे में। हमने सोचा कि जिसके पास, जिसको पैर नहीं, हाथ नहीं, वो देख नहीं सकता, उनके लिए अगर कुछ होता है, आगे पीछे होता है, उसको संभाल लेंगे अपन, उसको संभाल कर और आगे जाएंगे। लेकिन इन लोगों को अगर दिव्यांग मंत्रालय मिल जाता है, क्योंकि इनके लिए कोई लड़ता नहीं, इनके वोट भी उतने नहीं होते हैं। एक गांव में 5-6 लोग होते हैं, पूरे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 करोड़ लोग होंगे ये। और इनके लिए फिर अगर हम सोचे कि भाई हम ऐसा निर्णय क्यों लिए, कि अगर लिया तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसे अगर दुधा मनस्थिति में थे हम कि नहीं देना चाहिए अपन ने ये सब। लेकिन हमने वो, हम सब हमारे दिव्यांग भाई को पूछा। मैंने दिल्ली में भी आंदोलन किया था इनका, हम महाराष्ट्र सदन पूरा घेर लिया था, पूरा सदन हमने ताबे में लिया था। तब वहाँ के सामाजिक न्याय मंत्री हमारे पास आए थे, तब जाके 2016 का कायदा पारित हो गया। इसलिए कोई जानबूझकर हमारे खुद के लिए गलती नहीं है। हम ऐसी गलती जानबूझ के और हमारे खुद के लिए जिस दिन बच्चू कुड़ू करेगा, उस दिन बच्चू कुड़ू दुनिया में नहीं रहेगा, ये आपको बताता हूँ। देखो अभी ये किसान की लड़ाई है। महाराष्ट्र में तो मराठा वर्सेस ओबीसी, हमारे कुछ नेताओं ने इस तरह से दिमाग में डाल दिया है किसानों के। एक तरफ जात का फंडा लगा रहा है, दूसरी तरफ धर्म का झंडा हाथ में दिया है। और ऐसे दुधा अवस्था में किसान में किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी किसान रहा नहीं। पहले मराठी में ऐसे बोलते कि काय म्हणते, इळा पिढीचं काय, इळा पिढा जाऊ दे, बडीचं राज्य येऊ दे। अब बड़ी नहीं रखेंगे, किसान ही नहीं रखने वाले। राजनीति दल तो ऐसा कर रहा है कि वो किसान को रखना नहीं चाहते। कोई किसान बोल के आगे आना ही नहीं चाहिए, मांग तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारे दिमाग में कोई तेली है, कोई मराठा है, कोई माड़ी है, कोई और बौद्ध है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, ये हमारे दिमाग के, किसान के दिमाग में डाल दिया। वो किसान रहा का,
कहीं गांव में जाओ, कहीं कोई राष्ट्रवादी पार्टी का किसान मिलता है, कोई भाजपा का किसान मिलता है, कहीं जाए तो कांग्रेस का किसान मिलता है, अलग अलग पार्टी का किसान मिलता है। एक तो हमको ऐसा किसान मिला, अरे बोले 2000-3000 भी भाव मिले सोयाबीन को तो क्या तकलीफ है, पार्टी हमारी है, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। किसान है लेकिन पार्टी का है, वो सत्ता के बाजू में बोलना चाहता है, वो बोलता है जो भी कर रहा है वो ठीक है क्योंकि पार्टी हमारी है, इसलिए किसान महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं हमेशा बोलते रहता हूं सभा के अंदर कि बाप मर गया तो भी बेहतर, लेकिन नेता नहीं मरना चाहिए। ये जो मानसिकता है उसको हटाना पड़ेगा, फिर जाके किसान आगे चलेगा। क्योंकि अभी हमारे दिमाग में वही हर जगह, हर गांव अगर गए तो जात और धर्म इतना डाल दिया। 15 साल बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पूरे सत्ता में है, लेकिन वही उसके कार्यकर्ता बोलते हैं अभी हिंदू खतरे में है। अगर तेरी पार्टी अगर 15 साल में है तो भी अगर हिंदू खतरे में है तो ऐसी क्या मुसीबत है तेरे पार्टी को जो हिंदू को बचा नहीं सकती। यह सब गुमराह करने की बात चल रही है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम अन्न त्याग आंदोलन मैंने रायगढ़ के पीछे भी वहाँ भी किया था जब सीएम की बैठक हुई, और बाद में और ये आंदोलन शुरू किया। ये इसीलिए किया कि लोगों को भी लगना चाहिए कि भाई हमारे लिए कुछ, हमारा नेता कुछ गंवाने को तैयार है, कुछ खोने को तैयार है। इसीलिए इसकी शुरुआत अन्न त्याग से होंगी और अभी गांधीगिरी से आंदोलन होगा, आगे वाला आंदोलन भगत सिंह गिरी से होगा। तोड़ के रख देंगे सबको, जितना तोड़ना है उतना तोड़ के रखेंगे। अगर शांतिपूर्व आंदोलन में अगर सरकार सहमत नहीं होती, हमारे साथ खड़ी नहीं होती, तो हम भी कच्चे गुरु के चले थोड़े हैं। अगर राकेश जी टिकैत साहब आप आए हैं तो आपके ताकत पर, आपके आशीर्वाद पर उतनी ताकत से हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ धर्मवीर संभाजी राजे का फोटो लगा है, बाद में भगत सिंह का फोटो लगा है, और जिस धरती पे खड़े हैं वो तुकडोजी महाराज की धरती है, जिन्होंने अपने किताब के पहले पन्ने पे किसान का फोटो लगा है। इसीलिए यहाँ से आंदोलन हमने शुरू किया है। और ये ऊर्जा का स्थल है। यहाँ से ऊर्जा लेकर कुछ दिन हम शांतिपूर्व आंदोलन जरूर करेंगे, लेकिन इसके आगे अगर सरकार झुकती नहीं है तो झुकाना किस तरह से है ये हमको याद है, किस तरह से सरकार को झुकाना पड़ेगा। खाली आपका आशीर्वाद राकेश जी हमारे साथ होना चाहिए। आपने जिस तरह से आंदोलन किया हम उसके लिए आपको सलाम करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से आपने, अभी किसान के लिए लड़ने वाला है ही नहीं, कौन लड़ता है। अरे ये आंदोलन अगर हम जात के नाम पर करते थे, धर्म के नाम पर करते थे तो मुसीबत हम लोग कम आए ये सोचना पड़ता था, क्योंकि धर्म और जात के नाम पर आंदोलन किए तो खुद होकर लोग खड़े हो जाते। अगर हक के लिए अगर आंदोलन करें तो लोग खड़े होने में इतने बड़ी प्रॉब्लम हो जाती कि अपने बैठ जाने की अवस्था हो जाती है। और ऐसे अवस्था में आप भारत में पूरे वर्ष में, पूरे जग के अंदर, वर्ल्ड के अंदर आपने जो अभी तक जो मेहनत की है, अभी तक अपने श्रम, अपना खून बहाया है, उसके लिए बच्चों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, सलाम भी देते हैं आपको बहुत सारी बधाई भी देते हैं। आप आए तो आप पहले नेता हो इस मंडप में, पहले दूसरे दिन है, दिल्ली से आप आए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत ऊर्जा देने वाली बात है। आप आने से बिल्कुल इस आंदोलन का और अच्छे बड़ी ताकत मिलेंगी, अच्छी तरह से ये आंदोलन आगे जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन हारना बोले तो किसान का हार होंगी, हमारी सबकी हार होंगी। हम हार नहीं चाहते कोई भी हालत में। हमारे दिव्यांग भाई हो, हमारे मजदूर हो, हमारी मजूरी का जो MRHS में मजूरी करते हैं वो लोग, तो उनको मजूरी मिलती थी 200-250 रुपये, अभी बढ़ाकर उन्होंने बढ़ाया 300 रुपये। यानी हमारे विधायक और हमारे MP को जो पहले 50,000 रुपये तनख्वाह मिलता था, अभी अजीत दादा और हमारे मुख्यमंत्री को 3.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रहा है। इनके जो पगार में बढ़त हो गई है वो 950% तक आगे पहुंची है। और हमारे किसान के फसल की जो बढ़त मिली है वो पीछे गई है। 2000 इसके 5 साल पहले हमारी सोयाबीन के भाव 6,000 तक हमने बेचा, और अभी सोयाबीन हम 3,500 में बेच रहे हैं तो भी कोई चिल्लाता नहीं। दुख इस बात का है
कि भाव कम मिले इससे ज्यादा दुख है। कोई किसान चिल्लाने को तैयार नहीं, आगे उठाने आगे अगर कोई बड़ी बात करने को तैयार नहीं, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मांग महात्म्य की बात है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं तो हम सरकार को तो सुनाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमारे किसान का अस्तित्व निर्माण करना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से। और हम जो सरकार को बताने जा रहे हैं और लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम और जिंदा है, मरे नहीं है। कुछ लोग मरे होंगे धर्म और जात के नाम पर, कुछ लोग मरे होंगे पार्टियों के नाम पर, लेकिन हम जिंदा है किसान और मजदूरों के नाम पर। हम इसके लिए यह आंदोलन अभी उसकी शुरुआत है। आप नलवड़े साहब, आप सभी मिलकर इसको महाराष्ट्र के साथ पूरे भारत में राकेश जी के साथ किस तरह से हम आगे जा सकते, ये सोचकर आगे जाना है। क्योंकि किसान के लिए आंदोलन करना बहुत कठिन हुआ है, इतना आसान नहीं है जो मुद्दे का आंदोलन करना। जात और धर्म का आंदोलन करने में कोई ज़्यादा मुसीबत नहीं होती। जात वाले खड़ा हो जाते, धर्म वाले खड़ा हो जाते, झंडा बताए तो लोग आकर बड़ा माहौल बना लेते हैं। लेकिन किसान और उसके मजदूर की मुद्दे के बात को लेकर बहुत कठिनाई जाती है। हम तो देखते हैं बड़े मुश्किल से आप आ गए, इसलिए ये लोग यहाँ बड़े ताकत से यहाँ आए। आपका भी धन्यवाद देते, नहीं तो आपको तो बहुत सारे काम है, शादियाँ है और कुछ बहुत बड़े, कोई किसी मामा के घर जाना है, बहन जी के घर जाना है। लेकिन यहाँ आना में बड़ी मुश्किल जाती है लोगों के लिए। आजकल इतनी मुश्किल हो जाती है कि ऐसा लगता है कि भाई कायकू खड़ा किया बच्चों को ने, क्यों इस आंदोलन को उठाया है, कि ये क्या टाइम है, क्या शादी का टाइम नहीं होता, कोई बैंड बजाने के लिए टाइम नहीं होता, किसान के आंदोलन के टाइम। लेकिन हमारा कार्यकर्ता बोलता है ये टाइम गलत है। टाइम तो पूरे जिंदगी भर गलत रहने वाला है। जब तक आपके दिमाग में किसान नहीं आता तब तक तो ये टाइम हमारे लिए गलत ही है, कोई कम नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन फिर से तहे दिल से बिल्कुल ताकत से आप जो यहाँ आए इसका ऋण हम पर रहेगा। हम बिल्कुल आपकी ये याद हमेशा मरते दम तक रखेंगे। आपका आशीर्वाद इसी तरह से हमें बना रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ दो शब्द खत्म करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याच्या वाघासाठी, या देशाचा शेतकऱ्यांचा सिंह मदतीसाठी धावून आलेला आहे। यानंतर आपण ज्यांना ऐकणार आहोत ते आहेत भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ते आदरणीय श्री राकेशजी टिकेतजी। जसं नलवाडे साहेबांनी सांगितलं की टिकेत साहेबांच्या कुटुंबाचा 3 पिढ्याचा त्यागाचा संबंध राहिलेला आहे आणि त्यांनी आज जी पगडी घातलेली आहे ती केशरी रंगाची आहे। आणि केशरी रंग हा त्यागाचा आणि समर्पणाचा हा योगायोग आहे। या राष्ट्रसंताच्या भूमीत ते आलेले आहेत आणि या ठिकाणी ते आपल्याशी संवाद साधतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केला पाहिजे राजेश्री टिकेत साहेब। जय किसान, जय किसान। आप सभी का धन्यवाद। जिस जमीन पर आए उस जमीन का जयकारा लगा लो। जिस जमीन पे आंदोलन है तो जय महाराष्ट्र से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती है, ये शिवाजी की धरती है। और शिवाजी महाराज का संबंध अपनी खाप पंचायतों से रहा है, अपने परिवार से रहा है। जो कुश्ती महाराष्ट्र में लगते हैं वही कुश्ती हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं। तो इतनी दूर कुश्ती का संबंध कैसे हुआ? कुश्ती का संबंध ये रहा कि शिवाजी महाराज जी का वहां पे जो खाप पंचायत थी उनका तालमेल था, तो इसलिए महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा का तालमेल लड़ाई में इकट्ठा रहा है। यहां पे इस धरती पे जिस जमीन पर हम बैठे हैं, ये जमीन भी
महाराज जी की है, चौगड़े महाराज जी की, जिन्होंने बहुत से सामाजिक काम किए। उन्होंने किसानी की भी बात करी, उन्होंने गांव सुधार की भी बात करी, उन्होंने बहुत से आंदोलन और बहुत सी बात की कि जिससे गांव का उद्धार हो। तो ये तो वो धरती है जिस जमीन पे विधायक जी बच्चों कुड़े जी बैठे हुए हैं। ये आज से आंदोलन नहीं कर रहे, ये बहुत दिन पहले से ये आंदोलन करते हैं। इनके आंदोलन में कई बार हम आए। ये विधायक रहे तो हाउस के अंदर आंदोलन, बाहर रहे तो किसानों के मजदूरों के लिए आंदोलन, दिव्यांगों के लिए आंदोलन, जो सेहतकारी है उसके लिए आंदोलन। तो जो आंदोलनकारी लोग होंगे वो आंदोलन करते रहेंगे। अभी इन हालात में जिस तरह की सरकार आज है, जिस तरह की मौजूदा सरकार है, जो आंदोलनकारियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को जिस तरह से कुचलने का काम कर रही, जिस तरह से आपस में लड़ाने का काम कर रही, धार्मिक दुर्भावनाएं लोगों में भरने का काम कर रही, उस शासन में उसके खिलाफ आंदोलन करने वाला आदमी, जिसके रगों में आंदोलन का खून है, तो वो आंदोलन करता रहेगा। जिस तरह की ये सरकार है, इसने यहां पर जो एक मौजूदा बड़ी पार्टी थी जिनका एक वर्चस्व यहां पर था, उनके दो टुकड़े किए। आप बिहार में चले जाओ तो बिहार में जो परिवार आंदोलन करते थे उनको पाड़ तोड़ करने का काम करा। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो वहां पे पार्टियों में तोड़फोड़ करने की काम करी। हरियाणा में चले जाओ तो वहां पे जाट वर्सेस करने का काम करा। आप गुजरात में चले जाओ तो वहां पे पटेल वर्सेस करने का काम करा। तो ये समाज जो आंदोलनकारी समाज है, जो खेतीहर समाज है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वे इकट्ठे ना हो तो उनको बांटने का काम करती हैं और खुद नारा लगाती हैं कि बटोगे तो कटोगे, और समाज को बांटने का काम करती है। महाराष्ट्र में भी हालात, सेहतकारी जो किसान है उसके हालात ठीक नहीं है। टिकैत साहब यहां पे आए एक बार बहुत पहले, यहां पे आत्महत्या सबसे ज्यादा होती है। यहां पे भी बड़े किसान संगठन रहे, यहां पे भी आत्महत्याएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों हो रही? क्या कोई नुकसान ज्यादा है? जो पॉलिसी पूरे देश में है वही कृषि की पॉलिसी महाराष्ट्र में है। आत्महत्याएं क्यों ज्यादा है? आत्महत्याएं इसलिए ज्यादा है कि यहां पे किसान संगठन, कोई मजबूत किसानों का सेहतकारी संगठन, मजबूत संगठन नहीं है। आप हमारे वहां किसी किसान की जमीन नीलाम करवाओ, आप करके देखो किसी किसान की जमीन नीलाम। ना जमीन नीलाम करने वाला अधिकारी मिलेगा और ना उसको खरीदने वाला मिलेगा। अगर किसी ने खरीद ली तो उसको कब्जा नहीं मिलेगा। एक जमीन नीलाम हुई, एक शामली जिला है पानीपत के नजदीक, क्योंकि पानीपत से महाराष्ट्र का संबंध भी रहा है। पानीपत से लगता हुआ शामली जिला, एक बंजारा जाति, उसकी जमीन करीब 3.5-4 एकड़ जमीन, उसने 92,000 रुपए का कर्जा लिया। जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो कर्जा माफी की बात हुई कि 10,000 रुपए का कर्जा माफ होगा। उसने 8,500 रुपए का कर्जा लिया। उसका कुछ बढ़ गया होगा। जब वीपी सिंह की सरकार है, उसने सोचा कि मेरा कर्जा माफ हो गया होगा, वो कर्जा माफ हुआ नहीं। 4,500 का कर्जा कुछ बढ़ गया होगा। 1993 में उसकी जमीन नीलाम कर दी 92,000 रुपए में। 4.5 एकड़ जमीन, 4.5 किले जमीन, उसको पता ही नहीं। 4-5 साल बाद में पता चला कि जमीन तो नीलाम होगी, कागजों में नीलाम कर दी। उस जमीन पे आज तक भी हमने कब्जा नहीं दिया। वही किसान उस पर खेती करता है, उस पर बोर्ड लगा हुआ है इस जमीन पे। यह जमीन चंदन बंजारे की है। जो इस जमीन के अंदर बाउंड्री में पैर रखेगा
वो आएगा तो जरूर, बाहर जाएगा यह गारंटी नहीं है। कोई नहीं आता। पुलिस ने एक बार उस पर कब्जा दिलवा दिया, हमने जाकर अगले दिन उसका दिलवा दिया चंदन बन जाएगा, तो कोई नहीं आता वहां पे। तो यहां पे संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। किसानों को हताश होने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक विचारधारा है, उस विचारधारा से निकलना पड़ेगा आपको। वो विचारधारा चली गई, नाम नहीं लेते, लेकिन जो यहां पे बड़े किसान लीडर थे, वे 89 में मुजफ्फरनगर में गए। 88-89 की बात होगी। मुजफ्फरनगर में शुक्रताल एक धार्मिक स्थल है। इसी तरह की कार्यशाला वहां पे चली हुई थी जैसे ये चल रही। हम भी बैठे हुए थे, कलम और कॉपी हमारे भी हाथ में थी। आपके बड़े यहाँ के महाराष्ट्र के जो किसान नेता थे, वो ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे थे। टिकैत साहब भी सामने ही बैठे हुए थे। एक सवाल था, जो किसान होगा मेरी बात का अगर समर्थन करते होंगे या उसी विचारधारा आज भी आपके मन में है तो बताना जरूर। एक सवाल था कि एक गाय अगर 10 लीटर दूध देती है, 9 लीटर दूध तो हमने निकाल लिया और 1 लीटर दूध उसके बच्चे ने पी लिया, वो 10 रुपए का होगा। अगर 10 रुपए दूध का रेट था उस टाइम पे, उन्होंने बताया कि ये किसान को नुकसान है। जो दूध गाय के बच्चे ना दूध पिया 1 लीटर, वो 10 रुपए किसान को नुकसान है। टिकैत साहब ने कहा, उसको वहीं उसी क्वेश्चन पर रोका। उन्होंने कहा भाई आप किसान नहीं हो सकते, आपने हल नहीं चलाया। जो गाय के बच्चे के दूध की कीमत को नुकसान बता रहे हो तो आप किसान नहीं हो सकते, आप व्यापारी हो। उसी सवाल पे उनसे कभी फिर संबंध नहीं रहे। तो भाई जो व्यापारी विचारधारा का होगा उससे तो हमारे संबंध है नहीं, लेकिन अगर किसान है तो उसकी और देश में कहीं पे भी है उसकी मदद होगी। और रहे आंदोलन की बात, आने वाले टाइम पे जिस तरह की सरकारों की पॉलिसी है, वो आंदोलन और आंदोलनकारियों को खत्म करना चाहती है। आने वाले टाइम पे आंदोलन करने वाले लोग, जैसे सीड नहीं बचता, सीड बीज, उसको बचाने की जरूरत है। तो आंदोलनकारी लोग कहीं कहीं बचेंगे, बीज की तरह से बचेंगे, उनको सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो बच्चू कूड़े भी उसमें से एक हैं। बहुत मुसीबत आएगी, आंदोलन तोड़ने की आएगी, लालच की आएगी, लाभ की आएगी, डराने की आएगी, घर परिवार की प्रॉपर्टी तोड़ने की आएगी, सब चीज आएगी। अगर उस सिस्टम से उभर गए तो भाई बीज तो नष्ट नहीं होना चाहिए, बीज को बचाने की हमको सबको जरूरत है। तो आंदोलनकारी कहीं कहीं बचेंगे और फिर निर्माण होगा। क्योंकि आज की जो हालात है पूरे देश में, आज है पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम तो झेल रहे हैं बहुत, वहां पे उनका मुकाबला भी कर रहे हैं। पूंजीवाद क्या है कि यहां पे जो आप ट्रैक्टर ले रहे हो, कितने किसानों के पास में ट्रैक्टर है, जरा हाथ उठा देना। 10 साल में क्या कोई ट्रैक्टर बदल सकता है? 10 साल में डीजल का वाहन कोई बदल सकता है? जो छोटा इंजन होगा, पंपिंग सेट होगा, जनरेटर होगा, हमारे पुलिस फोर्स की गाड़ियां होगी, हमारे किसी वकील की, जज की, डॉक्टर की गाड़ियां होगी, क्या 10 साल में कोई बदल सकता है? ये कानून देश में आ गया। एनसीआर क्षेत्र में 10 साल और आपके यहां पे 15 साल में आपको डीजल वाहन को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्या ये कानून ठीक है? बड़े पूंजीपतियों को देश में हावी करा जा रहा है। तो ये लड़ाई हमारी उनसे है। एनजीटी के नाम पे कानून बना दिए कि आज 1 नवंबर 2025 से, नवंबर के अभी 4-5 महीने रह रहे, 2020 के बाद की कोई भी गाड़ी दिल्ली में डीजल की प्रवेश नहीं करेगी। क्या दिल्ली में 5 साल का गाड़ी का कोई वो होगा ही नहीं? 2020 से पहले कोई गाड़ी दिल्ली में जा नहीं सकती। क्या ये कानून ठीक है? तो इस कानून के खिलाफ लड़ाई है। आप तो
दिल्ली से दूर हो, लेकिन हमने उस दिल्ली का इलाज करा, उस सरकार का इलाज करा और नाक में नतेल घाल के रखी 13 महीने तक। वो अकेले हमने नहीं किया, देश के किसानों की विचारधारा ने किया। एक देश की राजधानी को 13 महीने तक घेर कर रखा, घेर के उसमें नाक में नतेल घाल के रखा जैसे बैल के रखते हैं। और आज भी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही। सरकार किसान संगठनों को तोड़ रही, अपने सरकारी किसान संगठन बना रही, जातिगत किसान संगठन बना रही है, फसलों के अलग अलग संगठन बना रही है। वो तोड़फोड़ करने में सरकार भी लग रही, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ती है ऐसे ही किसान संगठनों को भी तोड़ने में लगी हुई है। लेकिन जो हमारी विचारधारा के लोग होंगे, जो किसान, गांव, गरीब, आदिवासी की विचारधारा के लोग होंगे, वे लोग मूवमेंट के लोग हैं, मूवमेंट में रहेंगे। आने वाले टाइम पे जो क्रांति देश में होगी वो वैचारिक क्रांति होगी। विचार से उत्पन्न क्रांति ही देश में क्रांति ला सकती है। हिंसक प्रदर्शनों से दूर रहना पड़ेगा। धरने प्रदर्शन जिस तरह से ये है ये करने पड़ेंगे, क्योंकि धरने का मतलब क्या है कि जिसके बाहर बैठ गए। अगर मेहमान और दामाद भी हमारे घर पे आके और वो रोटी ना खाएं और घर के बाहर बैठ जाएं, दरवाजे के बाहर बैठ जाएं, टेंट लगा ले वैसा ही, तो वो इलाज कर देगा। तो धरना जिसके बाहर बैठ गया, ये कह दे जी बस रोटी तो खानी नहीं, आपके बाहर ही बैठा, तो घर का दामाद है अगर तीसरे दिन मिलाई लेकर हलवा खा कर ना जाए और वो कहते जी मैं तो 8 दिन और यहीं रहूंगा, तो भाई धरना ये गांधीवादी विचारधारा है। जैसे यहां पे दिया है इन्होंने, जो धरना दे रहे हैं इनका सपोर्ट करना चाहिए हमको। जो इनकी डिमांड है, जो किसान की डिमांड है, उस पर सरकारें बात करें, वो स्टेट सरकार हो या भारत सरकार हो। मनरेगा से हमारे खेत को जोड़ दिया जाए। हम अपने खेत में ही काम करते हैं, हमको उसी से जोड़ दो। अपने ही खेत में काम करने की हमको मजदूरी मिल जाए तो कुछ लाभ किसान को हो जाएगा। एमएसपी गारंटी कानून हमने कौन सा पाप कर दिया भाई? एमएसपी गारंटी कानून जो भारत सरकार की एमएसपी है उसके नीचे पे फसलों की खरीद ना करे कोई भी व्यापारी। ये हमारी डिमांड है, ये पूरे देश में डिमांड रहनी चाहिए कि एमएसपी से नीचे पे कोई भी व्यापारी खरीद ना करे। उस पर कानून बन जाए, जिसको लेना एमएसपी पर ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है। ये उन्हीं की सरकार है, इनसे किसान से, गांव से, गरीब से कोई संबंध नहीं है। ये तो संदूर वीर है, इनको सामाजिक ज्ञान ही नहीं, संदूर कब बांटना है, किसको बांटना है, इनको कोई ज्ञान नहीं। ये तो संदूर वीर है। ये बात उसी तरह की करेंगे। न इनका किसानी से संबंध है, न इनका गांव से है, न आदिवासियों से है। आपके बराबर में छत्तीसगढ़ है, हसदेव के जंगल है, जो हजारों साल पुराने जंगल है, वे जंगल काट दिए अडानी को और उनको उसकी माइनिंग दे दी। आपके यहां पे भी जंगल काटे जा रहे हैं। जो आदिवासी जंगलों की पूजा करते हो, जो आदिवासी हरिदेव की पूजा करते हो, हरिदेव बोलते हैं वे जंगलों को, उन जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यहां पर सड़कें निकल रही हैं तो मुआवजा नहीं, उसका मुआवजा जो डीसी रेट है, जो डीएम का रेट है, वो रेट नहीं बढ़ा। 2013 के बाद में रेट रिवाइज नहीं हुए। रेट रिवाइज नहीं होंगे तो सरकार अगर जमीन लेगी तो सस्ते दाम पे आपकी जमीन की खरीद करेगी। रेट रिवाइज हो जाए, जैसे बच्चू जी ने कहा कि रेट अगर रिवाइज हो जाएंगे तो जैसे सैलरी बढ़ रही है ऐसे ही मजदूरी भी बढ़ेगी, ऐसे ही जमीन के रेट भी बढ़े, डीसी रेट भी बढ़े। अगर जमीन अधिग्रहण होगी तो डीसी रेट का 4 गुना उस किसान को मिलेगा। लेकिन रेट रिवाइज नहीं है पूरे देश में, क्योंकि इनको तो जमीन लूटनी है। बहुत स्पीड से जमीन किसान बेच रहा है। सरकार की पॉलिसी है कि देश का किसान, मजदूर, गरीब हो। जो पॉलिसी सरकार की है वो समझ लेना आप। देश में हम फसलें बेचते हैं, हम मंडी में आंदोलन करते हैं, दिन में आंदोलन करेंगे, फसलें बेचेंगे। हमारी दिन के उजाले में फसलें नहीं बिकती।
ध्यान से सुन लेना, दिन के उजाले में हम आंदोलन करते हैं, फसलों का भाव नहीं मिलता, हमारी जमीन रात के अंधेरे में बिकती है। आप जमीन बताओगे बेचनी है, आपकी जमीन रात को बिकेगी। रात को पटवारी तहसीलदार जो रजिस्ट्रार होता है आपके घर पर आ जाएगा, बैनामा वहीं कर देगा। जो भी व्यापारी है उसने हाईवे की सब जमीन खरीद ली है। जमीन एग्रीकल्चर में खरीदेगा, उसके बराबर में दीवार खड़ी करेगा, दोनों रास्ते बंद करेगा और पीछे की जमीन सस्ती खरीदेगा। ये उनका प्लान बना हुआ है। तो बराए मेहरबानी करके जमीन ना बेचो। जो किसान जमीन बेचेगा वो बर्बाद होगा, और वो कभी कोई व्यापार कर लेना, जिस जमीन को आप बेच दोगे उस जमीन को आप कभी खरीद नहीं सकते। तो ये अभियान चलाओ, जमीन नहीं बेचनी, खर्चे कम करने हैं अपने। आमदनी जब बढ़ेगी जब आप खर्चे कम करोगे। आप गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, शादियों में बहुत महंगा खर्चे करते हो, मृतक भोज के यहां पे भी प्रोग्राम चलते होंगे, तो इनको कम करना पड़ेगा। खर्चे कम करके ही आमदनी बढ़ सकती है। ये सामाजिक इशू में आएगा, तो इन सब उस पर भी आपको काम करना चाहिए। अपने आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाएं, जात, इन पे सबको काम करना चाहिए। और हम इस लड़ाई में महाराष्ट्र के साथ में हैं, हम बच्चू कूड़े के साथ में हैं, क्योंकि आंदोलनकारी और आंदोलन देश में खत्म नहीं होना चाहिए। जहां पे भी आंदोलनकारी आंदोलन करेगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। देश का किसान उनके साथ में खड़ा हुआ है। ज्यादा भाषाओं में आप लड़ते हो क्योंकि सरकार लड़वाती है, स्टेट टू स्टेट लड़ाती है, जातियों से जातियों को लड़ाएगी, धर्मवाद पर लड़ाएगी। इन सब चीजों से बुड़ना पड़ेगा। हमारे जो मंच है उस पर ना तो जाति की बात होती और ना पॉलिटिक्स की बात होती। वोट जिसको जहां देना अपना दे लेना, संगठन को अपना मजबूत करो और लड़ाई को मजबूती से लड़ाई में शामिल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना। लड़ाई आज भी पूरे देश में जारी है। महाराष्ट्र में बड़े एक मजबूत संगठन की जरूरत है, मजबूत लड़ने वाले आंदोलनकारी लोगों की जरूरत है। तो महाराष्ट्र को आप खड़ा करो, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे देश का बीच का एक हिस्सा है, तो ये मजबूत होना जरूरी है। साउथ में ठीक आपके संगठन है, नॉर्थ में ठीक है, ईस्ट में सब जगह है। महाराष्ट्र को भी मजबूत करने की जरूरत है। इसको मजबूत होगा तो देश की लड़ाई बड़े स्तर पे लड़ी जाएगी। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। टिकैत साहेबांनी त्यांच्या भाषणातून अतिशय स्पष्ट संदेश दिलेला आहे, तो आपण सर्वांनी आपल्या मनात घर करून ठेवण्यासारखा आहे। त्यांनी सांगितलं की या सरकारचं धोरण आहे प्रत्येक आंदोलनाला दाबून टाकणं आणि आंदोलनकर्त्याची जमात या देशातून नष्ट व्हावी, हे त्यांचा मनसुबा असल्याकारणानं बच्चूभाऊ कडूसारख्या नेतृत्वाला आपण प्राणपणानं जपलं पाहिजे। हा संदेश त्यांच्या या भाषणातून होता। आंदोलन दबणार नाही याची आपण काळजी घेतली पाहिजे। आणि या संपूर्ण कार्यक्रमाचा आभार प्रदर्शन व्यक्त करण्यासाठी मी विनंती करतो, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे श्री जितूभाऊ दुधाने प्रवक्ते आहेत, त्यांनी या प्रसंगी या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं। या ठिकाणी काही फरक नाही पडत। या ठिकाणी व्यासपीठावर विराजमान झालेल्या सर्व मंडळींचं मी मनपूर्वक आभार मानतो। महाराष्ट्रातले जे पदाधिकारी आहेत त्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि सत्यपाल महाराजांनी जे सुंदर प्रबोधन या ठिकाणी केलं मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। राकेशजी या ठिकाणी यावेत यासाठी जितूभाऊ दुधे यांनी परिश्रम केलेले आहे। जितूभाऊंमुळे राकेशजी या ठिकाणी आलेले आहेत। धन्यवाद।